हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का 7वां वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न मैं लेती हूँ। 6 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर के सभी पेपर पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर और प्राइमरी दोनों पेपर के। और अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी आपको प्रथम भाषा के रूप में चुननी पड़ेगी और आपको अच्छे से हिंदी तैयार करनी है। दूसरी जो भाषा होती है उसे आप अपने अनुसार चुन लेते हैं, या आप इंग्लिश रखते हैं, या आप संस्कृत रखते हैं, या उर्दू रखते हैं, लेकिन हिंदी आपको करनी ही पड़ती है। तो आप लोग हिंदी अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करवा दिए, जूनियर प्राइमरी दोनों के। अब मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ और उससे संबंधित प्रश्न की प्रैक्टिस भी तुरंत करवा देती हूँ। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूसरे दिन उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न मैं करवा देती हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा है संसद और चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहला विकल्प है 9, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, पहला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन से, तीसरा है राष्ट्रपति की शक्तियों से और चौथा है संसद की शक्तियों से। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला है हाइड्रोजन पराऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होता है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। इमारतों और स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस के कारण ही आगरा के ताजमहल को नुकसान हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? पहला है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है आयरलैंड। तो विधि का शासन ये विचार लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? पहला है भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है गृह मंत्रालय और चौथा है लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। पहला है सार्वजनिक काल, दूसरा है विशेषाधिकार काल, तीसरा है शून्यकाल और चौथा है प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं, सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। और 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तो ये भी याद रखिए, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा प्रश्नकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा है पानी का वितरण और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो वर्षा जल संग्रहण है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क और चौथा है गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो ये असम राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। तो साथ में आपको ये भी याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, दूसरा है अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, तीसरा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और चौथा है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही क्रम है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? पहला है प्रोपेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और ये तापमान बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है वनों को जलाना, दूसरा है कृषि क्रियाकलाप, तीसरा है एरोसोल कैन का उपयोग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वनों का जलाना भी जिम्मेदार है, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग यानी उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पहला है कैरोटीनॉइड, दूसरा है लाइकोपिन, तीसरा है एंथोसाइनिन और चौथा है क्लोरोफिल। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है।
तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? पहला है जैट्रोफा, दूसरा है कैंडल नट ट्री, तीसरा है कॉपर लीफ और चौथा है सर्पगंधा। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है और इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा जैट्रोफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला है तुलसी, दूसरा है रोजमेरी, तीसरा है अजवाइन के फूल और चौथा है धनिया। अब विकल्प भी इतने अच्छे दिए गए हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। अब विकल्प देखकर आपको तुरंत ही उत्तर पता चल जाएगा। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी और इस पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, तो ये पौधा है तुलसी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, किससे किसके बीच चली थी ये पूछा जा रहा है। पहला है बंबई से ठाणे के बीच, दूसरा है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, तीसरा है कलकत्ता से दमदम के बीच और चौथा है बंबई से पुणे के बीच। तो सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली और ये चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और यह दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की दूरी थी और डेट भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। पहला है सोनपुर में, दूसरा है पुष्कर में, तीसरा है नासिक में और चौथा है हरिद्वार में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है और हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। पहला है 1961 में, दूसरा है 1971 में, तीसरा है 1981 में और चौथा है 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 23-24, तीसरा है अनुच्छेद 25 से 28 और चौथा है अनुच्छेद 19 से 22। तो समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको याद रखने हैं। पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये आप इतना और साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? पहला है चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम और चौथा है भारत। तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? पहला है गर्म मरुस्थल, दूसरा है मानसून, तीसरा है टैगा और चौथा है टुंड्रा प्रदेश। तो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है?
पहला है कंपास, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है प्रेयरीज और चौथा है पंपास। तो पूछा गया है कि कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो वह है कंपास। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कंपास जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और ये कहाँ पर है? ब्राजील में। और बाकी आप जो देख रहे हैं ये सभी शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है एशिया, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो बड़ा महाद्वीप पूछा गया है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, एशिया। ये जनसंख्या के आकार के अनुसार भी बड़ा है और क्षेत्रफल के अनुसार भी बड़ा है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लिया जाता है एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? पहला है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, दूसरा है उत्तराखंड में, तीसरा है झारखंड में और चौथा थार मरुस्थल में। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया तो इसमें दो विकल्प सही माने गए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में भी। अब दोबारा यदि प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में सिर्फ उत्तराखंड हो और चार विकल्प अलग हो तो आपको उत्तराखंड टिक कर देना है, और यदि उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दिया जाए तो आप लोग ये टिक करेंगे क्योंकि दोनों ही विकल्प इसमें सही माने गए थे। अब दोबारा यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो दोनों विकल्प तो दोबारा नहीं रखे जाने की संभावना है, यानी आपको अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में से एक ही विकल्प मिलने की संभावना है। तो इसीलिए ये प्रश्न मैंने ले लिया कि आपको याद रहे कि इसमें उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी सही था और उत्तराखंड में भी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। पहला है झारखंड में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा है उड़ीसा में और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पहला है विधानसभा में, दूसरा है मंत्रिमंडल में, तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं में और चौथा है लोकसभा में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? पहला है 45 वर्ष, दूसरा है 50 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। और आखिरी प्रश्न, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? पहला है केरल 1959, दूसरा है जम्मू और कश्मीर 1956, तीसरा है मध्य प्रदेश 1957 और चौथा है बिहार 1958। तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। तो आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग हुआ था केरल में 1959 में। तो प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न मैं ले रही हूँ। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।